नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्का राजनीति का। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे आखिर देश में गठबंधन सरकारों की शुरुआत कब से और कैसे हुई। ये सरकारें कितनी मजबूत थी और कितनी मजबूर। आखिर कैसा रहा यह अनुभव। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं। मोदी नौजूर यानी कि कल शाम को 7:15 पर तीसरी दफा देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। मोदी के नेतृत्व में इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और पार्टी 240 सीटों पर ही सिमट पाई है, लेकिन बीजेपी सहयोगी दलों के सहयोग से गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में एक सवाल जोर पकड़ने लगा है कि आखिर भारत में कब कब गठबंधन की सरकार बनी। दरअसल भारत ने विभिन्न गठबंधन सरकारों का दौर देखा है, जिसमें संयुक्त मोर्चा का दौर रहा है, एनडीए का दौर रहा है, यूपीए सरकारें जिसमें शामिल रही है। साल 1989 के बाद से साल 2014 तक किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और गठबंधन की सरकारें रही है। पहले आम चुनाव यानी कि साल 1952 के बाद से अभी तक 72 सालों के चुनावी सफर में देश ने करीब 31 साल गठबंधन सरकारों का दौर देखा है। साल 2014 से 2024 तक नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी, लेकिन इसके प्रमुख घटक दल बीजेपी ने 2014 और 19 में क्रमशः 282 और 303 सीटें जीती। सरकार चलाने के लिए मोदी एनडीए के घटक दलों पर निर्भर नहीं थे, लेकिन फिर भी 2024 के चुनाव में बीजेपी की सीटें घटकर 240 हो गई है। लिहाजा इस बार बीजेपी को घटक दलों पर निर्भर होना पड़ेगा, यानी देश में एक बार फिर से गठबंधन सरकार का दौर शुरू हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि भारत में कब कब गठबंधन की सरकारें बनी है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि गठबंधन सरकार कहते किसे हैं। कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए गठबंधन सरकार कैसी होती है, कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से बताना चाहूंगा। जैसे कि आप देखिए, गठबंधन सरकार वह होती है जिसमें कई राजनीतिक दल एक साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। यह तब होता है जब किसी एक पार्टी को अकेले संसदीय बहुमत नहीं मिलता है और देखिए इस परिस्थिति में उसे सरकार बनाने के लिए अन्य दलों के समर्थन की आवश्यकता होती है। गठबंधन सरकार में सहयोगियों को संतुष्ट रखने की सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो इस प्रकार से हम देखें कि ये एक परिभाषा है गठबंधन सरकार की, कि गठबंधन सरकार किसे कहते हैं और कैसे इसकी शुरुआत होती है। तो चलिए, ये परिभाषा गठबंधन सरकार की थी। दरअसल भारत जैसे बड़े देश में आज राज्यों की अलग अलग समस्याएं और जरूरतें होती है, उनकी अलग अलग सांस्कृतिक भाषाई बुनावट है। ऐसे में उनके स्थानीय मुद्दे उठाने वाली पार्टियां अहम हो जाती है और यही कारण है कि आज बीजेपी, कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टियों के बीच भी क्षेत्रीय पार्टियां दिल्ली की सत्ता में ताले की चाबी बनी हुई है। क्षेत्रीय पार्टियों की केंद्र में भूमिका पर तमाम बहस है। कुछ लोग इन्हें ताकत पर लगाम लगाने की भूमिका के चलते लोकतंत्र के लिए बेहतर बताते हैं, कहते हैं कि ताकत का विकेंद्रीकरण जरूरी है। वहीं दूसरे मत इन्हें कड़े फैसले ना लेने या उन्हें लेने में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, जिम्मेदार बनाते हैं। जहां गठबंधन धर्म सभी पार्टियों में एक मत बनाने के लिए बाध्य करता है, जिसमें समय लगता है। और खैर आपको जो भी मत हो, लेकिन सच्चाई तो यही है कि भारत में 35 साल मतलब साल 1989 से लगातार गठबंधन की सरकारें ही बनी है। भले ही साल 2014 और 19 में बीजेपी को दरकरार नहीं रही हो, लेकिन फिर भी गठबंधन जारी रहे हैं। और आज देखिए 2024 में फिर से गठबंधन की सरकार केंद्र में है और बनने जा रही है। तो चलिए अब जानते हैं कि गठबंधन सरकार का दरअसल इतिहास क्या रहा है। भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत कहां से होती है, कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से समझाना चाहूंगा। देखिए साल 1977 में जनता पार्टी की पहली सरकार बनी, गठबंधन की सरकार थी ये भी। 1989 में बीपी सिंह की अगुवाई में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी, जो भी गठबंधन की सरकार थी। इसके अलावा देखिए बीपी सिंह की गठबंधन सरकार अधिक समय तक नहीं चल पाई, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार थी, दबाव था कहीं ना कहीं। देखिए इसके अलावा देखिए साल 1991 में कांग्रेस को 232 सीटें मिली, जिससे कांग्रेस को गठबंधन करना पड़ा, यानी कि जो सहयोगी पार्टी है उनका सहयोग लेना पड़ा है। घटक दलों के माध्यम से ये सरकार बनी, क्योंकि ये सीटें बहुत कम थी, 232 सीटें थी। इसके अलावा कांग्रेस ने पीवी नरसिंह राव समेत कई दलों से सहयोग लिया। इसके अलावा देखिए साल 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सर्वाधिक सीटें मिली। इसके अलावा साल 1996 की जो बात थी, यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। भाजपा के नेता जो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं वो प्रधानमंत्री बने। तो साल 1996 में
बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी को नेता माना और उनको प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन बहुमत नहीं मिलने के चलते उनकी सरकार महज 13 दिनों में गिर गई थी। उन्होंने भी घटक दलों से सहयोग लिया था, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक वो सरकार नहीं चल पाई। लिहाजा अटल बिहारी वाजपेयी को 13 दिनों के बाद इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनते हैं। ये कमान उनके हाथों में चली जाती है। 13 दलों ने मिलकर की संयुक्त मोर्चा की सरकार बनाई, जिसमें एच.डी. देवगौड़ा की जो भूमिका है अहम हो जाती है, क्योंकि वो इस दल के नेता चुने जाते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। 13 दलों ने मिलकर संयुक्त मोर्चा की सरकार बनाई थी। एच.डी. देवगौड़ा जो थे वो इसका नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन संयुक्त मोर्चा को कांग्रेस पार्टी ने बाहर से समर्थन दिया था। उसकी भूमिका बस इतनी थी कि बीजेपी केंद्र में ना हो। देखिए, इसके अलावा देखिए, साल 1996 से लेकर 2014 तक देश ने गठबंधन सरकारों का एक लंबा दौर देखा है। कुल मिलाकर ये कहें कि वो 18 साल का दौर था जब गठबंधन सरकारें देश में चली। इसके अलावा देखिए, गठबंधन सरकारों ने आर्थिक सुधार के मामले की दिशा दिखाई। हालांकि समस्या रही, लेकिन कई बड़े फैसले भी लिए हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जब गठबंधन में सरकारें रहती है तो कड़े फैसले नहीं होते, कड़े फैसले होते हैं। गठबंधन सरकारों ने आर्थिक सुधार के मामलों में एक दिशा दिखाई है। तो इस प्रकार से हम देखें, देखिए, अब साल 1984 से लेकर की साल 1989 तक जो दौर रहा है देश के इतिहास में बेहद अहम है, क्योंकि साल 1984 से लेकर के 89 तक का जो दौर रहा है देश के इतिहास में बेहद अहम है। इसी दौर में कमंडल की राजनीति की नींव पड़ी, जिसे कमंडल और मंडल की राजनीति कहा जाता है। इसके अलावा उग्रवाद, पंजाब में विद्रोह, श्रीलंकाई गृह युद्ध जैसी चीजों में सरकार फंसी थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी का अपने मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ 36 का आंकड़ा बना, जो तमाम राजनीतिक उठापटक के बाद बीपी सिंह की कांग्रेस से विदाई और तेज हो चली थी। बीपी सिंह ने अरुण नेहरू और आरिफ मोहम्मद खान के साथ पहले जन मोर्चा बनाया, जो बाद में जनता पार्टी के बचे हुए छोटे छोटे हिस्सों जैसे कि लोक दल कांग्रेस, जो जगजीवन राम जी की पार्टी थी, इसके साथ मिलकर उन्होंने जनता दल बनाया। देखो, इसी जनता दल ने साल 1988 में कांग्रेस के खिलाफ में राष्ट्रीय मोर्चा बनाया, जिसे नेशनल फ्रंट कहा गया, जिसमें एनटीआर की टीडीपी, करुणानिधि की डीएमके, कांग्रेस सोशलिस्ट समेत अन्य पार्टियां इसमें शामिल थी। इसे थर्ड फ्रंट भी कहा जाता है। नेशनल फ्रंट साल 1989 के चुनाव में 143 सीटें जीतकर आया, जबकि कांग्रेस की सीटें पिछले चुनाव में 413 से घटकर 197 हो गई। नेशनल फ्रंट की सरकार को बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टियों के गठबंधन वाम मोर्चा ने बाहर से समर्थन दिया। बीजेपी को इस चुनाव में 85 यानी कि 85 और वाम मोर्चा को करीब 33 सीटें मिली थी। और बात करते हैं नवंबर 1990 की बात है। नेशनल फ्रंट की आपसी राजनीति के बीच में समाजवादी जनता पार्टी के चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनते हैं। साल 1991 में कांग्रेस ने राजीव गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में फिर से सत्ता में वापसी की और नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने। तब एआईडीएमके समेत अन्य दलों ने सरकार को समर्थन दिया था। तो चलिए अब जानते हैं कि संयुक्त मोर्चा की सरकार आखिर कैसे बनी। कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से समझाना चाहूंगा। देखिए, संयुक्त मोर्चा की सरकार कैसे बनी, ये कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से समझाना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले देखिए, मंडल कमंडल के दौर में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी। साल 1991 का दौर है। देखिए, इसके अलावा संयुक्त मोर्चा ने 1 जून 1996 से लेकर 19 मार्च 1998 तक देश में शासन किया। इसके अलावा इस दौर में देश ने 2 प्रधानमंत्री देखे। पहले एच.डी. देवगौड़ा और दूसरे हैं इंद्र कुमार गुजराल। ये 2 प्रधानमंत्री बहुत कम समय में हुए हैं जो देश ने देखे हैं। और देखिए, बाहर से समर्थन कांग्रेस ने इनको दिया। कुल मिलाकर के देखिए 13 दलों की पार्टियों को मिलाकर के संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। इसी तरीके से देखें कि देवगौड़ा के बाद में इंद्र कुमार गुजराल ने संयुक्त मोर्चा की सरकार चलाई। उन्होंने संयुक्त मोर्चा की कमान संभाली। तो इस प्रकार से हम देखें कि संयुक्त मोर्चा की सरकार बनती है। अब देखिए, एच.डी. देवगौड़ा सरकार में साल 1997 में चिदंबरम द्वारा पेश किए गए बजट में खाद्य, पावर ट्रेलर और छोटे ट्रैक्टर की खरीदी पर सब्सिडी देते हैं। जो आयकर की दरें हैं 15, 30 और 40% से 10, 20 और 30% कर देते हैं। ये क्रमशः है। कॉर्पोरेट टैक्स में शेष हटाया गया। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों के लिए विनिवेश आयोग की पेशकश भी वो करते हैं।
देवगौड़ा की जगह प्रधानमंत्री बनने वाले इंद्र कुमार गुजराल ने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को प्राथमिकता दी, जिसे नेवर फर्स्ट की पॉलिसी कहते हैं। और इसे देखिए गुजराल डॉक्ट्रिन के नाम से भी जाना जाता है। ये आज भी भारत की राजनीति में प्रासंगिक है। दरअसल देवगौड़ा की सरकार कांग्रेस की मेहरबानी पर ही टिकी हुई थी। कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे सीताराम केसरी की अति महत्वाकांक्षा के चलते देवगौड़ा को 1 साल पहले इस्तीफा देना पड़ा, यानी यही हाल उनके उत्तराधिकारी इंद्र कुमार गुजराल का हुआ। और इसके लिए राजीव गांधी की हत्या की जांच से जुड़े जैन आयोग की रिपोर्ट को कांग्रेस ने आधार बनाया। रिपोर्ट में घटक दल डीएमके पर उंगली उठाई गई, उनको शक की निगाहों से देखा गया। वैसे सरकार के जो आंतरिक झगड़े भी कम नहीं थे। उसमें चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव का नाम आने पर जनता दल के भीतर से ही ये आवाज उठने लगी थी। कहीं ना कहीं सरकार के भीतर भी विरोध चल रहा था, किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो चलिए अब जानते हैं कि एनडीए गठबंधन की शुरुआत कैसे कब हुई। देखिए एनडीए गठबंधन की शुरुआत कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं। देखिए भाजपा की अगुवाई में बना है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे हम एनडीए कहते हैं। एनडीए ने अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में 2 सरकारें दी है। अटल बिहारी वाजपेयी पहली दफा और दूसरी दफा एनडीए से प्रधानमंत्री बने, यानी कि 2 सरकारें उन्होंने दी है। शुरुआत में एनडीए में भाजपा के साथ कई छोटे और बड़े दल भी शामिल थे, जिनमें देखिए कुछ दलों का मैं नाम भी लेना चाहूंगा। अन्ना द्रुमक, बीजद, अकाली दल, शिवसेना, टीएमसी और पीएमके जैसे दल शामिल है। टीएमसी जो आज की टीएमसी है, ये पहले एनडीए का हिस्सा रह चुकी है। इसके अलावा देखिए वाजपेयी ने गठबंधन धर्म को सर्वाधिक महत्व दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने सहयोगी दलों के साथ में लचीला रुख अपनाया और आर्थिक सुधारों को बढ़ाया। ये उनकी सरकार की नीति थी। और देखिए इसके अलावा वाजपेयी सरकार ने दूरसंचार बीमा क्षेत्र में सुधार किए, जिसके नतीजे आज हम सभी के सामने हैं। ये बहुत ही बढ़िया काम था वाजपेयी सरकार का, जो आज भी याद किया जाता है। इसके अलावा देखिए आईटी के क्षेत्र में वाजपेयी सरकार ने चमक ला दी थी। देश के महानगरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ने आधारभूत ढांचे की दिशा में नई राह खोली है। तो ये जो तमाम काम किए हैं, ये एनडीए की सरकार में किए गए हैं। इससे ये नहीं कहा जा सकता कि जब गठबंधन की सरकार होती है तो काम नहीं होते, काम होते हैं। ये नेता के ऊपर है कि करना कैसे है। ये अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने 2 दफा एनडीए के साथ में अपनी पार्टी के साथ में सरकार बनाई और चलाया भी, और अभूतपूर्व विकास के काम भी किए हैं, जो मैंने अभी ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताए हैं। देखिए वाजपेयी को अपने 2 घटक दलों तृणमूल और अन्ना द्रुमक के कारण मुश्किलें आई। तृणमूल नेता जो ममता बनर्जी उस वक्त रेल मंत्री थी, वह पश्चिम बंगाल के कुछ बीमार सरकारी उपक्रमों को बंद करने से नाराज थी। ममता को मनाने वाले पहले वाजपेयी ने जॉर्ज फर्नांडिस को वहां पर भेजा और फिर खुद वाजपेयी ममता से मिलने कोलकाता गए थे। अन्ना द्रुमुक सुप्रीमो जयललिता चाहती थी कि उनके खिलाफ में दर्ज मामले वापस लिए जाएं। बाद में उन्होंने नौसेना प्रमुख विष्णु भागवत की बर्खास्तगी को लेकर रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को सरकार से हटा जाने की मांग की। तमाम मांगें देखिए एनडीए सरकार में उठ रही थी। मांग नहीं माने जाने पर साल 1999 में जयललिता ने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। वाजपेयी सरकार विश्वास प्रस्ताव के दौरान महज 1 वोट से गिर गई थी। यह वक्त था साल 1996 का। तो चलिए जानते हैं कि यूपीए गठबंधन की शुरुआत कैसे होती है और क्या है उसका फार्मूला। देखिए यूपीए गठबंधन की शुरुआत, उसको कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से समझेंगे। मनमोहन सिंह की अगुवाई में यूपीए ने 2004 से लेकर 14 तक सरकारें चलाई, यानी कि 10 साल सरकार चली है। कांग्रेस की अगुवाई वाले संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन, जिसे हम यूपीए कहते हैं, कई दल इसमें शामिल थे। मसलन देखिए एनसीपी, राजद, लोजपा, डीएमके, तृणमूल, टीआरएस, झामुमो जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा कहते हैं, जैसे दल शामिल थे यूपीए में। इसके अलावा यूपीए सरकार को वाम दलों का बाहर से समर्थन था। वामपंथी जो दल है उन्होंने भी यूपीए को समर्थन दिया था सरकार चलाने में। यूपीए एक सरकार में लोगों को संवैधानिक अधिकारों से संबंधित कई सुधार हुए हैं। वो सुधार कौन कौन से हैं वो भी मैं बताता हूं। यूपीए सरकार में कई अहम कानून बनाए गए हैं, कई सुधार के काम किए गए हैं। मैं वो कानूनों का नाम और कानूनों का जिक्र करना चाहूंगा। देखिए यूपी में शिक्षा का अधिकार, ये कानून यानी कि राइट टू एजुकेशन का कानून बना। सूचना का बना राइट, जिसे हम आरटीआई का कानून कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसके अलावा
जो वन अधिकार अधिनियम है वो भी इसी में बना। खाद्य सुरक्षा, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण कानून जो है वो यूपीए की सरकार में बने हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किसी की भी सरकार रही हो, कोई भी पार्टी जो हो सत्ता में रही हो, सुधार के काम हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जब गठबंधन की सरकारें केंद्र में रहती है तो उसके ऊपर अति दबाव रहता है। ऐसा भी नहीं है कि जो सहयोगी दल है वो हमेशा ही सुधार के काम में अपना अड़ंगेबाजी करते हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जब भी सुधारों के काम किए जाते हैं तो सरकार सर्वसम्मति से सुधार के काम करती है। जैसा कि हमने एनडीए सरकार में देखा कि किस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी ने कई सुधार के काम किए। यूपीए सरकार में जिस प्रकार से कानून बनाया गया, ये कानून संसद से ही पास होते हैं, सर्वसम्मति से पास होते हैं, वोटिंग के आधार पर पास होते हैं। तो देखिए, मनमोहन सरकार पर जब शुरू से ही घटक दलों का दबाव नजर आया, जिससे कई फैसले प्रभावित हुए हैं, लेकिन देखिए अधिकतर फैसले लिए गए हैं। देखिए जो फैसले प्रभावित हुए उसमें देखिए 2G स्पेक्ट्रम से संबंधित 122 लाइसेंस आवंटन और कोयला खदानों के आवंटन से जुड़े कथित घोटालों से सरकार की जो लोकप्रियता थी वो घटी। और हालत यह थी कि द्रुमक ने अपनी मर्जी से केंद्र में मंत्री बदल दिया, सरकार से नहीं पूछा। पहले दयानिधि जो मारन थे वो संचार मंत्री थे, उनकी जगह बाद में द्रुमक के ए राजा को मंत्री बनाया गया। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसे हम जेएमएम कहते हैं, उसके सुप्रीमो शिबू सोरेन ने 2004 से लेकर के 6 तक के दौरान 3 बार कोयला मंत्री बने, क्योंकि यह उनका पसंदीदा मंत्रालय था। और यह स्थिति इसलिए बनी क्योंकि सोरेन को कुछ पुराने मामलों के कारण मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। यूपीए 2 पर नीतिगत जड़ता के आरोप भी लगे और उसकी हार का यह सबसे बड़ा कारण भी माना जाता है, जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं। कांग्रेस सरकार में कार्य तो बहुत हुए हैं। गठबंधन सरकार होने के चलते कांग्रेस अपने सहयोगियों को रूठने मनाने से जूझती रही, काम तो करती रही, लेकिन एक रूठ जाए तो दूसरे को मनाऊं, ये परिस्थिति उसमें बनी रही। और इसी प्रकार से कई नेताओं को रूठने मनाने का सिलसिला लगातार जारी रहा। लेकिन अब देखना होगा कि क्या मोदी सरकार भी अपनी तीसरे टर्म में इसी तरह की उलझनों का सामना करेगी या बिना किसी रुकावट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े फैसले लेते रहेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से साल 2014, साल 2019 में जो कड़े और बड़े फैसले लिए गए हैं, क्या इस बार गठबंधन का साया उन पर रहेगा? क्या गठबंधन उनके रास्तों में रुकावट बनेंगे? तमाम प्रकार के सवाल है जिनका उत्तर समय के साथ मिलते जाएंगे। इसी के साथ फिलहाल देश न्यूज़ का खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का में बस इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे पर होगी खास मुलाकात, तब तक देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।